गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जैसे रिटायरमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उस रिटायरमेंट में हमने अब तक जो डिस्कस किया है उसके अंदर हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, देन हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में हमने ये भी डिस्कस किया था, अभी वो ट्रीटमेंट मैंने एक परफॉर्मा भी आपको बनवाया था। आज हम उसी सीरीज में कैपिटल अकाउंट्स के साथ साथ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे। उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, किस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और फर्म की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये सब चीजें करने के लिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपनी बुक्स में चेक करें। ऑन पेज 4.25 पेज पे 34th एग्जाम्पल है, इसको हम करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट ऑफ फर्म, ये हमें जो है तीनों चीजें जो है प्रिपेयर करनी है। उसके बारे में हम जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है, एबीसी और पार्टनर्स, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2, 5:3:2। इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। हमने ये भी डिस्कस किया, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं दी है तो प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। वो भी चीज हमें जो है इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद ये बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018 वाला, ये जो पुरानी बैलेंस शीट थी, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है 1 अप्रैल 2018 को। 31 मार्च 2018 कह सकते हो, या आप इसको 1 अप्रैल 2018, एक ही बात है। उसके बाद इसने बैलेंस शीट दी है, सन्डे क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये चीजें दी हुई है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, ए का 50,000, बी का 35,000, सी का 25,000। उसके बाद उसने एसेट साइड में कैश 2,000, सन्डे डेटर्स 8,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 13,000, पेटेंट्स 4,000, बिल्डिंग्स 60,000, गुडविल 6,000, ऐसे उसने जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे आगे लिखा है सी रिटायर्स ऑन द अबाउट डेट। सी इसमें से जो है रिटायर है। आप यहाँ पे अगर हम देखें तो 5/10, 3/10 और 2/10, ये तीनों के शेयर है। ए का शेयर है 5/10, बी का शेयर है 3/10 और सी का शेयर है 2/10। और यहाँ पे सी ग्रोस रिटायर है। उसके बाद वो क्या कहता है, फर्म एग्री होगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 2 ईयर दिया है, 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2 ईयर्स दिए है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 4 साल का प्रॉफिट आपको जो है दिया हुआ है। और वो प्रॉफिट दिए हुए 15, 16, 17 और 18 में यहाँ देखिए लॉस दिया हुआ है। बेटे वो क्या कहता है भाई, जो प्रॉफिट्स हैं वो 4 साल के प्रॉफिट की एवरेज पे है। और अगर किसी साल लॉस है तो जब हम टोटल प्रॉफिट करेंगे, उस टोटल प्रॉफिट में से उस लॉस को डिडक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका 14,420 देन 10,000 लॉस है आपका और 15,600 जो है वो प्रॉफिट है। 10,030 का लॉस है, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ताकि पता चले ये लॉस है। और उसके बाद लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है 15,600, 15,600। यहाँ पे इसका टोटल जब हम करेंगे 15, 15, 20 और 20, 50, 50 में 10 ये 40,000 आ जाएगा।
इसकी एवरेज जो है, क्योंकि 4 ईयर के प्रॉफिट की एवरेज के बेस पे है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास 10,000 आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ परचेज स्टूडियो में, तो ये 20,000 जो है ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ पे ध्यान रखना, ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है, ये आपकी इंडिविजुअल सी की गुडविल नहीं है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। इस टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में हम सी शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। सी शेयर ऑफ गुडविल हम निकालेंगे 20,000। उसका सी का शेयर कितना है, देखिए सी का शेयर 2/10 दिया हुआ है, तो इस 2/10 को हम इसका 2/10 निकालेंगे, 4,000 जो है वो सी का शेयर आ जाएगा। यहां हमने गुडविल से ये निकालना है। उसके बाद वो कहता है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स के 5%, अब आप अगर बैलेंस शीट में देखोगे तो आपको डेटर्स दिया हुआ है 8,000। उस डेटर्स पे आपने 5% का प्रोविजन जो है वो आपने प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा इसमें और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि और किस सिचुएशन में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। पहले मैं एक वैल्यूएशन अमाउंट बनाता हूँ, यहाँ पे वैल्यूएशन अमाउंट देखिए, फिर हम कैपिटल अमाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अमाउंट, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अमाउंट बनाओगे, मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा। यहाँ पे उसने सिंपल दिया है, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनाना है, और आपको बैलेंस शीट में उसने दिया हुआ है, बैलेंस शीट में जो डेटर दिए हुए हैं वो सीधे 8,000 के दिए। सपोज इसमें अलग अलग टाइप है। अब जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, अब हम सीधा कर देंगे, क्योंकि अगर 8,000 के हम 5% लगाएंगे तो 400 आपका जो है वो प्रोविजन बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो डेटर्स आपके 8,000 थे उसमें से 5% हमने ये एस्टिमेट कर लिया भी 5% हमारे डेटर्स जो हैं वो बैड डेट्स हो सकते हैं। एस्टिमेटेड प्रोविजन, एस्टिमेटेड, क्योंकि प्रोविजन इज एन एस्टिमेट, तो वो हमने एस्टिमेट लगा दिया कि 400 रुपये हमारे मर सकते हैं जब उसको एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूड किया जाए। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे, क्योंकि एसेट डिक्रीज होती है, और मैंने बताया था जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं जितने भी लॉसेज होते हैं, लॉसेज कौन कौन से होंगे, अगर एसेट्स में डिक्रीजमेंट होगी तो लॉस होगा हमारा, अगर लायबिलिटी में इंक्रीजमेंट होगी तो लॉस होगा हमारा, और अगर हमारा लायबिलिटी एसेट्स में इंक्रीजमेंट और लायबिलिटी में डिक्रीजमेंट है तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को इसके अंदर क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स, डाउटफुल बैड डेट्स, ये आपको दिया हुआ है, ये आपका 400 आता है। अब आपको पता होना चाहिए ये 400 कहां से है, क्योंकि बुक्स में बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो डेटर्स हैं वो आपको 8,000 दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट में आपको बोल दिया गया है भी जो डेटर्स हैं उनके ऊपर हमने जो प्रोविजन बनाया है वो 5% का बनाना है। तो 8,000 पे हमने 5% प्रोविजन जो है बना के वो आपका 400 होगा। इसका मतलब इट इज एस्टिमेटेड दैट there will be bad debts, there may be bad debts of ₹400 in future। 400 रुपए के हमारे बैड डेट्स जो है वो हो सकता है, उम्मीद है कि ना आए, ऐसा नहीं आ भी सकते हैं, नहीं, दिस इज एस्टिमेट। अब बाई चांस मैं आपको इसका इसी उसमें अलग से वो बताता हूं, अगर इसी सिचुएशन में, अगर सिचुएशन इस तरीके से भी होती, आपको बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स दिए होते, इनर कॉलम में 8,000 लेस प्रोविजन, ऑलरेडी बुक्स में दिया होता 300 रुपीज का, और 7,700 ये आउटर कॉलम में, अगर सपोज इस तरीके से दिए होते और एडजस्टमेंट में आपको यही बोलता तो उसका क्वेश्चन चेंज हो जाता, उसकी क्वेश्चन की सेटलमेंट जो है वो चेंज हो जाती। फिर हम क्या करते, अब ठीक है आपने 8,000 पे न्यू प्रोविजन लगा दिया, दैट विल बी ऑफ 400 रुपीज, वो 400 रुपये आपका प्रोविजन जो है वो बना। अब क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही ये एस्टिमेट कर चुके थे भाई 300 रुपीज हमारे जो है वो डाउटफुल है, वो प्रोविजन है हमारे, वो पैसे जो हैं वो डाउटफुल हो सकते हैं। तो अब क्या हुआ, नई फर्म ने डिसाइड किया
भी 400 रुपये मर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये का लॉस और होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे हम 400 की जाए फिर 100 लिखें। इस बात को ध्यान रखना बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको काफी कंफ्यूज करेगी अगर आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करोगे। अब दूसरी सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर हमने ये ऐसे लिखा। दूसरी सिचुएशन एक और इसकी आ सकती है। सपोज यहाँ पे वो कहता है न्यू प्रोविजन जो है वो 600 का बनाया हुआ है ऑलरेडी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर 600 रुपये का प्रोविजन बनाया हुआ है। हमें उम्मीद है कि हमें 7,400 रुपीज जो है वो रिसीव हो जाएंगे। पर नई फर्म में जब एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूड किया गया तो उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि जो नया प्रोविजन है वो 5% बनाना है डेटर्स पे। डेटर्स हमारे कितने हैं, 8,000 रुपये के, इस पे 5% हमने बनाया वो 400 रुपये है। पर ऑलरेडी बुक्स में 600 रुपये का प्रोविजन दिया हुआ है, ऑलरेडी बुक्स के अंदर 600 रुपये का प्रोविजन दिया हुआ है। उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, अब हमने जो प्रोविजन बनाना है अब हमने जो प्रोविजन बनाना है वो बनाना है 400 का। तो यानी हमने पिछले उसमें प्रीवियस बैलेंस शीट के अंदर 200 रुपये का प्रोविजन फालतू बना रखा है, ज्यादा बना रखा है। तो हम क्या करेंगे, फिर हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा फिर हमारा क्या आएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि 200 रुपये से हमारी एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे फिर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। यहाँ पे 200 रुपीज। ये 200 कैसे आया, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन आपका 600 रुपीज दिया हुआ है और न्यू प्रोविजन आपका 400 है। तो इसका मतलब 200 रुपये का प्रोविजन आपने फालतू बनाया हुआ है, उसको आप जो है एसेट्स में इंक्रीज कर दोगे। यानी अब जब नई बैलेंस शीट बनाओगे उसके अंदर डेटर्स आपने 8,000 से 600 रुपये लेस नहीं करोगे, उसमें से 400 रुपये लेस करके 7,600 जो है आउटर कॉलम में शो करोगे। यानी हमारे जो डेटर्स हमें जो पैसे मिलने की उम्मीद है वो हमारी 7,600 की है। मतलब इस तरीके से तीनों सिचुएशन बताई मैंने। तीनों सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन को में आ सकता है, आपने जो है इन सिचुएशंस को ध्यान रखना है। कौन सी सिचुएशन आती है उसके हिसाब से फिर आपने जो है ट्रांजैक्शन करनी है। अब आपको जो बुक में दे रखी है वो बुक में सिंपल ट्रांजैक्शन दी हुई है, वही डेटर्स दिए हुए हैं और कहता नया प्रोविजन हमने 400 बनाना है। तो आप सीधा आप यहाँ पे लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, ये आपका 400 रुपीज आउटर कॉलम में शो कर दो। इस तरीके से आपको जो है शो कर दो। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहता है स्टॉक इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। ये कहता है स्टॉक को जो हमने एप्रिशिएट करना है वो 10% से करना है। अब देखिए बुक्स के अंदर जो स्टॉक दिया हुआ है वो आपको 40,000 रुपये का दिया, यानी स्टॉक आपको जो दिया हुआ है वो 40,000 रुपये का स्टॉक दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो बैलेंस शीट दी हुई है इसके अंदर स्टॉक जो दिया हुआ है वो 40,000 रुपये दिया है। एक एक चीज को हम जो है इसमें और कॉन्सिक्वेंसेस कौन से आ सकते हैं, ये मैं उनके बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे वो कहता है, देखिए स्टेटमेंट में वो सीधा लिख रहा है स्टॉक इज एप्रिशिएटेड बाय 10% से स्टॉक जो है एप्रिशिएट हुआ 10%। अब यहाँ पे वो सिचुएशन क्या लिख सकता है, स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। देखिए ऐसे एडजस्टमेंट लिख सकता है स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ऐसे लिख सकता है। एक लिख सकता है स्टॉक इज एप्रिशिएटेड, स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड। आप एक और सिचुएशन को लिख सकता है स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू, स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू ₹35। मतलब ये मैंने 3 आपको सिचुएशन बताई। एक तो बुक में दी हुई है स्टॉक इज एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड का मतलब है वैल्यू उसकी बढ़ गई, यानी 4,000 रुपये से हमारा स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया, एसेट्स में इंक्रीज हुई। पहले हमें था भी 40,000 का स्टॉक है, बाद में पता चला भी स्टॉक हमारा
40,000 का ना होके 44,000 का है, तो उसके बाद हमारा जो है इसके अंदर ये हुआ। अब अगर हमारा कहता है स्टॉक इज डेप्रिशिएशन का मतलब है उसकी वैल्यू डाउन आ गई, स्टॉक डेप्रिशिएशन का मतलब है उसकी वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ पे अगर आपको एडजस्टमेंट इस तरीके से दी होती है तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या है, स्टॉक को इतने रुपए से हमने कम कर दिया, 10% का मतलब है 4,000 रुपए से कम होगा, तो स्टॉक में हमारे जो लॉस हुआ, स्टॉक में एसेट्स में डिक्रीजमेंट हुई वो 4,000 की हुई। फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पे टू स्टॉक लिखेंगे। फर्स्ट सिचुएशन में क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक, वहां पे हमारा 4,000 आएगा अगर एप्रिशिएटेड है। अगर डेप्रिशिएटेड है टू स्टॉक आएगा, डेप्रिशिएटेड, अगर डेप्रिशिएटेड है तो 2 में आएगा, फिर 4,000 हमारा 2 में आएगा। दोनों बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर स्टॉक एप्रिशिएटेड है तो हमारा प्रॉफिट होगा, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अगर स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10% तो हम स्टॉक को डेबिट साइड में लिख देंगे, ये हमारा लॉस है। और अगर आपको सिचुएशन ऐसे देते स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू, या इसको वो ये लिख सकता है स्टॉक इज वैल्यूड ₹35,000, दोनों एक ही बात है। अब ये कहता है स्टॉक की वैल्यू जब दोबारा रिकैलकुलेट किया गया तो स्टॉक की वैल्यू 35,000 कैलकुलेट की गई। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका स्टॉक 5,000 रुपए से कम हुआ, 35,000 रुपए से कम हुआ। देखो रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाय, दोनों में बेटे बहुत फर्क है। रिड्यूस्ड बाय का मतलब है इतने से कम किया, रिड्यूस्ड बाय 10% से डिक्रीजमेंट आई। और अगर कहता है रिड्यूस्ड टू, इसका मतलब क्या है, स्टॉक जो है वो 40,000 से 35,000 तक आ गया, अब उसकी वैल्यू जो है 35,000 है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे 5,000 हम दिखाएंगे टू स्टॉक, यहाँ पे 5,000 दिखाएंगे। और अगर वो कहते हैं रिड्यूस्ड बाय 10%, तो हम जो है इसका 40,000 का 10%, 40,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे और उस 10,000 उसको जो है 40,000 का 10% 4,000 को जो है वो यहाँ पे शो करेंगे। आपने इसकी एडजस्टमेंट को इस प्रकार से चेक करना है। तो अब हमें बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है स्टॉक इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो यहाँ पे नहीं आएगा हमारा एप्रिशिएशन का मतलब स्टॉक वैल्यू बढ़ गई, और यहाँ पे हम जो है क्रेडिट साइड में 4,000 को शो कर देंगे। क्लियर? देन पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। अब बुक्स में देखिए पेटेंट्स आपके 4,000 रुपीज दिए हुए। अब ये कहता है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, कहता पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, पेटेंट्स आर नील। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक हमारा 4,000 रुपए से कम हो जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे टू पेटेंट्स, 4,000 जो है हम यहाँ पे शो कर देंगे। इस तरीके से हम जो है इसको शो करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्डिंग्स बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में बिल्डिंग 60,000 की बिल्डिंग दी हुई है, बिल्डिंग आपको जो दी हुई है 60,000 की बिल्डिंग जो है आपको बुक्स के अंदर दी हुई है, और ये कहता है बिल्डिंग जो है 20% से एप्रिशिएट हुई है। जैसे आपका स्टॉक एप्रिशिएट हुआ था, सेम वैसे ट्रीटमेंट हम पहले इसकी 20% निकालेंगे, 12,000 हो जाएगा, और जब हम लिखेंगे भाई क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट होगा, तो हमें लिखेंगे भाई बिल्डिंग ये आ जाएगा आपका 12,000 कैसे आया आपका, 12,000 कैसे आएगा, 60,000 है, ये कहते हैं 20% का एप्रिशिएशन है, 20% का एप्रिशिएशन इसमें निकालेंगे हम, ये आपका 12,000 है आ जाएगा। और 12,000 को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करोगे। क्रेडिट साइड में शो क्यों किया, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। क्रेडिटर से
क्रेडिटर आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिए होंगे, क्रेडिटर से आपको दिए हुए हैं 10,000। यहाँ पे ऑलरेडी जो क्रेडिटर है वो 10,000 के दिए हुए, और बुक में वो क्या कहता है, क्रेडिटर्स को 2,000 ज्यादा दिए गए, यानी अब क्रेडिटर्स को 10,000 की बजाय 12,000 पे करने हैं, यानी 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, टू क्रेडिटर्स हमारा 2,000। इसी सिचुएशन में वो दूसरा भी कह सकता है, वो सिचुएशन एडजस्टमेंट आपको क्या दे सकता है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹1,000 नीड नॉट टू बी पेड, नॉट टू बी पेड। कहता जो 1,000 रुपए के क्रेडिटर है ना, उनको पे करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे, 1,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि 10,000 रुपए के क्रेडिटर थे, उसमें से हमें 1,000 रुपया देने की जरूरत नहीं है, तो 9,000 देने हैं, तो 1,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जो है हमारा क्रेडिट साइड में, फिर हम बाई क्रेडिटर लिखे 1,000 क्रेडिट साइड में लिखे, ध्यान रखना कैसे लिखोगे, बाई क्रेडिटर्स 1,000, फिर हम इस तरीके से उसको शो करेंगे। दोनों में से देखना है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है या लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, जो भी हो रही है उसके हिसाब से करना है। और वो फार्मूला हमें पता होना चाहिए, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लॉस, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं, लॉस को हम डेबिट करते हैं। ये चीज हमें जब पता होगी तो रिवैल्यूएशन बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रही है तो हम इस तरीके से इसको बनाएंगे। उसके बाद इसमें और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं दी तो हम सीधा इसमें से जो है इसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट लॉस कैसे करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल होगा 16,000, इस क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट साइड के टोटल निकाल देंगे 6,010 96 या टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो 96,000 को 5:3:2 की रेशियो में आप जो है ट्रांसफर कर दोगे, वो इनको जो ये जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। मतलब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से प्रिपेयर करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की आपको प्रैक्टिस जो है पहले भी आपने की हुई है, सेम वैसे ही बनता है, अभी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी जो है वो ज़्यादा करनी है। और नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट हम वीडियो में हम इसके इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हुए इसका हम जो है कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाएंगे। आप जो है थोड़ा सा इनके रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। थैंक यू।